नमस्ते। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे आइडिया पे बात करने वाले हैं जो मतलब बिजनेस और इनोवेशन की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। हाँ, और वो आइडिया है डिजाइन थिंकिंग। बिल्कुल। और इस विषय को समझने के लिए हमारे साथ हैं एक एक्सपर्ट जो प्रोफेसर जीन लिटका के काम को बहुत करीब से फॉलो करती रही हैं। शुक्रिया। देखिए, जीन लिटका कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस में प्रोफेसर हैं और इनोवेशन की दुनिया में मतलब उनका काम एक मील का पत्थर माना जाता है। और उनकी किताब डिजाइनिंग फॉर ग्रोथ। हाँ, डिजाइनिंग फॉर ग्रोथ, वो तो दुनिया भर के मैनेजर्स के लिए एक तरह से बाइबल बन चुकी है। और मुझे लगता है कि आज की जो चर्चा है उसका संदर्भ बहुत दिलचस्प है। जब भी हम इनोवेशन की बात करते हैं तो पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में हमेशा स्टीव जॉब्स या एलन मस्क जैसे नाम ही आते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये कोई जादुई शक्ति है जो बस कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होती है। सही बात है। और लिटका इसी सोच को मॉसिस मिथ कहती हैं। मॉसिस मिथ, ये क्या है? ये मानना कि कोई एक मसीहा आएगा जो पहाड़ की चोटी पर जाएगा और वहां से भविष्य का रास्ता लेकर लौटेगा। वाह, क्या बढ़िया नाम है ना? लेकिन उनका पूरा रिसर्च, उनकी पूरी जिंदगी का काम इसी मिथ को तोड़ने में लगा है। वो कहती हैं कि इनोवेशन कोई जादू नहीं है। तो फिर क्या है? ये एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सब यही करते हैं। किसी भी सफल कंपनी को देखते हैं और उसके फाउंडर को एक जीनियस मान लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे एक पूरी टीम और एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल। तो लिटका कहती हैं कि ये एक मानसिकता है और एक तरीका है, और इसे समझाने के लिए वो दो काल्पनिक मैनेजर्स का एक बेहतरीन उदाहरण देती हैं। अच्छा। एक है जॉर्ज और दूसरा है जेफ। ओके, जॉर्ज और जेफ, चलिए मिलते हैं इनसे। पहले जॉर्ज के बारे में बताइए। वो कैसा है? जॉर्ज वो मैनेजर है जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। बहुत होशियार, टॉप इंजीनियरिंग स्कूल का ग्रेजुएट, बहुत मेहनती। जॉर्ज के लिए दुनिया एक प्रॉब्लम सेट की तरह है, जैसे कोई मैथ्स का सवाल हो। ओके। और उसका काम है सही जवाब ढूंढना। अच्छा, मतलब वो परफेक्शनिस्ट है, उसे हमेशा सही होना है। बिल्कुल। वो अपनी जिंदगी को एक परीक्षा की तरह देखता है जिसमें उसे फेल नहीं होना है। और इसका एक साइड इफेक्ट यह है कि वो अनिश्चितता से, मतलब अनसर्टेनिटी से बहुत डरता है। क्यों? क्योंकि जहाँ अनिश्चितता होती है वहां पहले से कोई सही जवाब नहीं होता। आपको वो खोजना पड़ता है। और जॉर्ज को ये पसंद नहीं। वो अपने काम में एक्सपर्ट है, पर उसका अनुभव गहरा होकर भी बहुत संकरा है एक ही दायरे में। और वो अपने ग्राहकों को कैसे देखता है? डेटा और स्प्रेडशीट के जरिए। बस उसके लिए ग्राहक एक नंबर है, एक ट्रेंड लाइन है। वो उनसे कभी मिलता नहीं, बस उनके बारे में पढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हुआ जॉर्ज। अब आते हैं जेफ पर। मुझे लग रहा है वो इससे बिल्कुल अलग होगा। एकदम अलग। जेफ जिंदगी को परीक्षा नहीं बल्कि सीखने का एक सफर मानता है। अच्छा। वो गलतियां करने से डरता नहीं है, बल्कि वो जानता है कि जब आप कुछ नया कर रहे हो तो गलतियां तो होंगी ही। वो गलतियों को सीखने का सबसे तेज तरीका मानता है। और उसका करियर, वो भी शायद अलग रहा होगा। हाँ, उसने जानबूझकर अलग अलग अनुभव लिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग से मार्केटिंग में गया, फिर सेल्स में चला गया। उसका अनुभव शायद जॉर्ज जितना गहरा ना हो, पर बहुत ज्यादा व्यापक है। और सबसे बड़ा फर्क? सबसे बड़ा फर्क है ग्राहकों को देखने का नजरिया। जेफ अपने ग्राहकों को सिर्फ डेटा की तरह नहीं देखता, वो उन्हें एक इंसान की तरह समझने की कोशिश करता है। वो सच में ये जानना चाहता है कि उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी परेशानियां क्या हैं। इसी को एम्पैथी कहते हैं ना? बिल्कुल, यही है एम्पैथी। इसका मतलब उनके काम करने के तरीके में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। जाहिर है, जॉर्ज कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले महीनों तक डेटा एनालाइज करेगा, पूरी तरह निश्चित होना चाहेगा और फिर एक बड़ा महंगा दाव लगाएगा। दूसरी तरफ जेफ जानता है कि भविष्य का अंदाजा पुराने डेटा से नहीं लगाया जा सकता, इसलिए वो इंतजार नहीं करता। वो क्या करता है? वो छोटे छोटे सस्ते और तेज प्रयोग करता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो जॉर्ज एक ही बड़ा दांव लगाता है और अगर वो गलत हो गया तो सब खत्म। जबकि जेफ 10 छोटे छोटे दांव लगाता है जिनमें से 8 भले ही असफल हो जाएं। लेकिन जो 2 सफल होंगे वो उसे बहुत आगे ले जाएंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अनिश्चितता की दुनिया में जेफ का मॉडल कहीं ज्यादा असरदार है। और डिजाइन थिंकिंग का काम ही यही है। क्या? जॉर्ज जैसी मानसिकता वाले स्मार्ट और काबिल लोगों को जेफ की तरह सोचने और काम करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका और टूल्स देना। ठीक है, तो जॉर्ज और जेफ का फर्क तो समझ आ गया। हमें जेफ की तरह सोचना है, लेकिन ये सिर्फ सोचने की बात तो नहीं होगी। इसे असल में करने का कोई तरीका, कोई प्रोसेस भी तो होगा। बिल्कुल, और वही डिजाइन थिंकिंग का असली ढांचा है।
लिट्का इस पूरी प्रक्रिया को 4 बहुत ही सरल सवालों में बांटती हैं। 4 सवाल कौन से? इसे समझने के लिए डेनमार्क की एक असल केस स्टडी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। केस स्टडीज, हाँ, ये हमेशा दिलचस्प होती हैं। बताइए क्या हुआ था डेनमार्क में? तो डेनमार्क में सरकार अपने बुजुर्ग नागरिकों को खाना मुहैया कराती थी, वो मील्स ऑन व्हील्स वाला सिस्टम। हाँ, सुना है। लेकिन वहाँ एक बहुत बड़ी और अजीब समस्या थी। खाना मिलने के बावजूद लगभग 60% बुजुर्ग कुपोषण के शिकार थे, मैल न्यूट्रिशन। 60%? खाना मिलने के बाद भी? ये तो बहुत अजीब है। तो सरकार ने क्या सोचा? शुरुआत में समस्या को बहुत सीधे तरीके से देखा गया। अधिकारियों ने कहा, मेन्यू में कुछ गड़बड़ है, मेन्यू ठीक करो। ये तो एकदम जॉर्ज वाला तरीका हो गया, एक सीधा साधा जवाब। हाँ, लेकिन असलियत कुछ और थी। यहीं पर डिजाइन थिंकिंग का रोल आया और यहीं पर पहला सवाल आता है, व्हाट इज? क्या है व्हाट इज? इसका मतलब? इसका मतलब है कोई भी समाधान सोचने से पहले वर्तमान स्थिति को गहराई से बिना किसी धारणा के समझना। तो टीम ने क्या किया? क्या उन्होंने कोई सर्वे किया? सर्वे से कहीं ज्यादा उन्होंने जर्नी मैपिंग नाम का एक टूल इस्तेमाल किया। जर्नी मैपिंग? हाँ, उन्होंने किचन में खाना बनने से लेकर उसकी पैकेजिंग, डिलीवरी, बुजुर्गों के दरवाजे तक पहुंचने, उनके खाने और फिर बर्तन साफ करने तक इस पूरे सफर का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने हर कदम पर लोगों से बात की, उन्हें देखा। और उन्हें क्या मिला? जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थीं। समस्या मेन्यू की थी ही नहीं। तो फिर क्या थी? पता चला कि बुजुर्गों को सरकारी सहायता लेने में शर्म महसूस होती थी। खाना अकेलेपन में खाते थे, जिससे उनकी भूख मर जाती थी। उन्हें ये चुनने का अधिकार नहीं था कि वे क्या खाना चाहते हैं। और तो और किचन में काम करने वाले कर्मचारी भी रोज एक ही जैसा खाना बनाकर ऊब चुके थे। उनमें कोई प्रेरणा नहीं थी। 1 मिनट, तो मतलब समस्या खाने में थी ही नहीं, 60% कुपोषण की वजह अकेलापन और शर्म थी। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है ना? तो आप देखिए, असली समस्या भोजन की नहीं बल्कि सम्मान की थी, मानवीय जुड़ाव की थी, अनुभव की थी। समस्या की परिभाषा ही पूरी तरह बदल गई। ये तो अविश्वसनीय है। तो टीम ने ये तो समझ लिया कि असली समस्या मेन्यू की नहीं बल्कि अकेलेपन और सम्मान की है। ये तो बहुत बड़ी खोज है। इसके बाद उन्होंने क्या किया? क्या सीधे समाधान बनाने लगे? नहीं, यहीं पर दूसरा और शायद सबसे रचनात्मक कदम आता है, जिसे लिट्का कहती हैं व्हाट इफ। क्या हो अगर? व्हाट इफ। हाँ, ये चरण संभावनाओं को तलाशने का है, नए आइडिया सोचने का, बिना किसी रोक टोक के। इसके लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया? उन्होंने को क्रिएशन का रास्ता अपनाया। एक वर्कशॉप आयोजित की गई। को क्रिएशन मतलब उन्होंने किचन के कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, बुजुर्गों की देखभाल करने वाले विशेषज्ञ, डिलीवरी ड्राइवर्स और स्वयंसेवक, यानी हर पक्ष के लोगों को एक साथ एक कमरे में बिठाया। वाह, यानी किचन स्टाफ से लेकर अधिकारियों तक सबको एक साथ। ये तो इंक्लूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, और यही डिजाइन थिंकिंग की सोशल टेक्नोलॉजी वाली बात है। जब अलग अलग नजरिए वाले लोग एक साथ आते हैं तभी जादू होता है। तो उस वर्कशॉप में क्या हुआ? वर्कशॉप में टीम ने उनसे एक बहुत ही मजेदार ट्रिगर प्रश्न पूछा। क्या? उन्होंने पूछा, क्या हो अगर ये एक पब्लिक डिलीवरी किचन के बजाय एक रेस्टोरेंट होता? वाह, ये एक सवाल तो सब कुछ बदल देता है। एक सरकारी किचन और एक रेस्टोरेंट में तो बहुत फर्क है। बिल्कुल, इस एक सवाल ने सबकी सोच की दिशा ही बदल दी। अचानक रसोइये खुद को शेफ की तरह देखने लगे। अच्छा, डिलीवरी करने वाले वेटर बन गए। और सबसे जरूरी ये आइडिया आया कि अगर ये रेस्टोरेंट है तो हमारे ग्राहकों के पास चुनने के लिए एक मेन्यू होना चाहिए। तो यहाँ से नए नए आइडिया निकलने लगे। इसके बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने तुरंत एक नया मेन्यू बना दिया? नहीं, यही तीसरा सवाल काम आता है, व्हाट वाउज। क्या कमाल करेगा? व्हाट वाउज? ये क्या है? यह चरण आइडियाज को असल दुनिया में छोटे स्तर पर परखने का है। यह देखने का कि कौन सा आइडिया लोगों को वाकई पसंद आता है, उन्हें वाव फील कराता है। इसे ही प्रोटोटाइपिंग कहते हैं ना? छोटे छोटे प्रयोग। हाँ, रैपिड प्रोटोटाइपिंग। और उन्होंने जो पहला प्रोटोटाइप बनाया वो बेहद सरल था। कोई महंगा बदलाव नहीं, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं। तो क्या था वो? उन्होंने बस खाने के पैकेट के साथ एक छोटा सा हाथ से लिखा हुआ नोट कार्ड भेजना शुरू किया। एक नोट कार्ड? बस। यह किचन स्टाफ और बुजुर्गों के बीच एक संवाद बनाने की एक छोटी सी कोशिश थी। एक शेफ ने शायद लिखा हो, आज मैंने ये सूप खास आपके लिए बनाया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और इसका क्या असर हुआ? इसका असर हैरान करने वाला था।
वो प्रयोग बेहद सफल रहा। बुजुर्ग जवाब में चिट्ठियां लिखने लगे। सच में? हाँ, अपने बच्चों और पोते पोतियों की तस्वीरें भेजने लगे। किचन के लोगों को पहली बार पता चला कि वो किसके लिए खाना बना रहे हैं। वो अब सिर्फ खाना नहीं बना रहे थे, वो किसी की देखभाल कर रहे थे। उनमें एक जुड़ाव और गर्व की भावना पैदा हुई। सोचिए, एक छोटे से नोट कार्ड ने पूरे सिस्टम में जान डाल दी। ये तो बहुत भावुक कर देने वाली बात है। एक छोटे से प्रयोग से इतना बड़ा बदलाव। तो ये प्रोटोटाइप सफल रहा। इसके बाद आता होगा आखिरी सवाल। हाँ, आखिरी सवाल, व्हाट वर्क्स, क्या काम करता है? ये चरण सफल प्रोटोटाइप को बड़े पैमाने पर लागू करने और उससे लगातार सीखने का है। अच्छा। नोट कार्ड की सफलता के बाद उन्होंने नए मेन्यू का आइडिया लागू किया, डिलीवरी सिस्टम को बेहतर बनाया और किचन स्टाफ को और ज्यादा स्वतंत्रता दी। और अंत में नतीजा क्या रहा? नतीजा शानदार था। बुजुर्गों का पोषण स्तर सुधरा, वे ज्यादा खुश और सम्मानित महसूस करने लगे और किचन के कर्मचारी, वो पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित और अपने काम पर गर्व महसूस कर रहे थे। तो समाधान मेन्यू ठीक करने से कहीं ज्यादा गहरा और असरदार था। बिल्कुल, यही डिजाइन थिंकिंग की असली ताकत है। ये डेनमार्क की कहानी वाकई कमाल की है। ये दिखाती है कि कैसे समस्या को देखने का नजरिया बदलने से ही समाधान बदल जाता है। ये कहानी डिजाइन थिंकिंग के कुछ बड़े सिद्धांतों को भी सामने लाती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे पहला, यह प्रक्रिया मानव केंद्रित है। एकदम। ये टेक्नोलॉजी या स्प्रेडशीट से शुरू नहीं होती, ये इंसान की गहरी अनकही जरूरतों से शुरू होती है। लिडका अपनी किताब में एक और छोटा सा उदाहरण देती हैं, कस्टम M&Ms का। अच्छा, वो जिस पर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। हाँ, सोचिए, एक माँ अपने बेटे के जन्मदिन के लिए उसके नाम और तस्वीर वाले M&Ms ऑर्डर करती हैं। कंपनी के लिए ये सिर्फ एक और शिपमेंट है, लेकिन उस माँ के लिए वो क्या काम पूरा करने की कोशिश कर रही है? वो सिर्फ कैंडी नहीं खरीद रही, वो अपने बेटी को स्पेशल महसूस करा रही है। सही पकड़ा। वो अपने बेटे को ये संदेश दे रही है कि तुम बहुत खास हो। डिजाइन थिंकिंग इसी जॉब टू बी डन को समझने पर जोर देती है। तो जॉब टू बी डन का मतलब है कि ग्राहक असल में क्या हासिल करना चाहता है, सिर्फ वो नहीं जो वो खरीद रहा है। बिल्कुल। डेनमार्क वाले केस में बुजुर्गों का जॉब सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि सम्मानित और जुड़ा हुआ महसूस करना था। एकदम सही। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, आप एक जरूरत पूरी करते हैं। और दूसरा बड़ा आइडिया जिसकी हमने बात की, वो है समावेशन, इंक्लूजन की ताकत। हाँ, और लिडका डिजाइन थिंकिंग को एक सोशल टेक्नोलॉजी कहती हैं। सोशल टेक्नोलॉजी, ये एक नया शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये कोई डिजिटल तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक तकनीक है जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को, जैसे मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, R&D, एक साथ लाकर बेहतर और सार्थक बातचीत करने में मदद करती है। जैसे डेनमार्क वाली वर्कशॉप में हुआ। बिल्कुल। नासा भी अपनी मार्स मिशन की टीमों में, जहां एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट और एक बायोलॉजिस्ट को साथ काम करना होता है, उनके बीच बेहतर संवाद बनाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है। अपनी किताब में लिडका एक स्टार मॉडल का भी जिक्र करती हैं। वो क्या है और वो इस सब से कैसे जुड़ता है? स्टार मॉडल इस पूरी सोच को संगठन में लागू करने का एक फ्रेमवर्क है। ये कहता है कि इनोवेशन को सफल बनाने के लिए सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी काफी नहीं है, 5 चीजों का एक साथ एक सीध में होना जरूरी है। 5 चीजें? हाँ, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, प्रोसेस, रिवॉर्ड सिस्टम और पीपल प्रैक्टिस। ठीक है, ये तो एक लिस्ट हो गई। क्या आप इसे एक उदाहरण से समझा सकते हैं कि ये आपस में कैसे जुड़े हैं? जरूर। मान लीजिए एक कंपनी की नई स्ट्रैटेजी है कि हमें ज्यादा इनोवेटिव बनना है और नए आइडियाज को बढ़ावा देना है। ठीक है। लेकिन कंपनी का रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा है कि अगर किसी का प्रयोग फेल हो जाता है तो उसे सजा मिलती है या उसका प्रमोशन रुक जाता है। तो क्या कोई भी कर्मचारी जोखिम उठाएगा? कभी नहीं, वो तो डर जाएगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब अगर किसी कंपनी की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी हो लेकिन उसका रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ पुराने तरीकों को ही बढ़ावा देता हो, तो इनोवेशन होना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। यहीं पर यह मॉडल काम आता है। अगर आप लोगों को नए प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं, पीपल प्रैक्टिस, लेकिन असफलता पर उन्हें सजा मिलती है, रिवॉर्ड सिस्टम, तो आपकी पूरी स्ट्रैटेजी फेल हो जाएगी। ये 5 तारे एक साथ चमकने चाहिए, तभी संगठन में असल बदलाव आता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर कोई इस दृष्टिकोण को अपने काम या जीवन में अपनाना चाहता है, तो उसके लिए शुरुआत करने के मुख्य कदम क्या होंगे? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम तो मानसिकता में बदलाव है। जेफ की तरह सोचना। हाँ,
हमेशा सही होने की कोशिश करने के बजाय हमेशा सीखने की मानसिकता अपनाएं। जेफ की तरह सोचें, जॉर्ज की तरह नहीं। अनिश्चितता को एक अवसर की तरह देखें, खतरे की तरह नहीं। और दूसरा कदम शायद लोगों को समझने से जुड़ा होगा। हाँ, अपने ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को सिर्फ आंकड़ों के रूप में न देखें। उनसे मिलें, बात करें और उनकी दुनिया को समझें। डेनमार्क की टीम की तरह उनकी जर्नी को मैप करें, उनके जूते में पैर डालकर देखने की कोशिश करें। ठीक है। और तीसरा, बड़े बड़े विश्लेषणों में न डूबें। छोटे, सस्ते और तेज प्रयोग करें। प्रोटोटाइप। हाँ, प्रोटोटाइप बनाएं, चाहे वो कागज पर एक स्केच ही क्यों न हो या खाने के साथ भेजा गया एक नोट कार्ड। जल्दी से फीडबैक लें, अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें। और याद रखें, ये सिर्फ नए उत्पाद बनाने के लिए नहीं है। टोयोटा ने इसका इस्तेमाल अपने कॉल सेंटर के कर्मचारियों के अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए किया था, ताकि वो ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकें। बिल्कुल। और आखिरी कदम टीम बनाने से जुड़ा है। जब भी आप किसी समस्या को हल करने के लिए टीम बनाएं, तो विविधता को प्राथमिकता दें। ऐसे लोगों को एक साथ लाएं जो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, जिनका अनुभव अलग हो, क्योंकि बेहतरीन आइडिया अक्सर अलग अलग दुनियाओं के टकराने से ही पैदा होते हैं। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि डिजाइन थिंकिंग वाकई एक बहुत शक्तिशाली टूलकिट है। संक्षेप में कहें तो ये अनिश्चितता के समुद्र में एक कंपास की तरह है। ये समस्याओं को नए नजरिए से देखने, गहरी मानवीय समझ पैदा करने और छोटे छोटे प्रयोगों के माध्यम से जोखिम को कम करने का एक व्यवस्थित और शक्तिशाली तरीका है। तो आज की इस गहरी चर्चा से मुझे लगता है कि कुछ बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। अगर मैं ऐसे समेटने की कोशिश करूं तो पहली बात यह है कि इनोवेशन कोई रहस्यमयी प्रतिभा नहीं है। नहीं, ये एक सीखी जा सकने वाली कला है। हाँ, हमें बस जॉर्ज की सही जवाब वाली मानसिकता से निकलकर जेफ की सीखने वाली मानसिकता को अपनाना है। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि सच्चा इनोवेशन डेटा से नहीं, सहानुभूति से शुरू होता है। अपने ग्राहक की असली जॉब टू बी डन को पहचानना सबसे जरूरी है। तीसरा, विश्लेषण में डूबने के बजाय प्रयोग करें। जैसा आपने कहा, बड़े दाव लगाने से बेहतर है कि छोटे छोटे दाव लगाकर तेजी से सीखें। और चौथा और आखिरी, विविधता। ये सिर्फ कहने के लिए एक अच्छी बात नहीं है, ये इनोवेशन का असली इंजन है। और डिजाइन थिंकिंग उस इंजन को चलाने का ईंधन देती है। वो सोशल टेक्नोलॉजी है जो सबको साथ लाती है। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है और मैं इसे एक आखिरी विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। बताइए। जीन लिटका ने हमें बताया कि कैसे डिजाइन थिंकिंग अलग अलग विचारों और पृष्ठभूमि के लोगों के बीच सार्थक बातचीत बनाने में मदद करती है। जरा सोचिए, अगर हम सहानुभूति, संरचित संवाद और सह निर्माण के इन सिद्धांतों का उपयोग सिर्फ व्यावसायिक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज की अधिक जटिल और गहरी समस्याओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक मतभेद, इनको हल करने के लिए करें, तो क्या हो सकता है? ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और गहरी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक सीखते रहें।